अध्याय 197 क्लाउनफिश। अनंत ट्रेन टाउन ऑपरेशन। डिब्बा नंबर 11 से 3 वाहन बाहर निकले। जमीन से टकराते ही उनके इंजनों ने दहाड़ मारी। सुमी और प्रोजेश 10 से अधिक सशस्त्र योद्धाओं के एक दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, जो मुख्य सड़क से होते हुए भोपाल शहर की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच बेहतर गतिशीलता के लिए राघव ने एक और मोटरसाइकिल बनाई। वह कीकी, चिराग और नीतू जोड़ों में बंट गए और मुख्य सड़क के बजाय रासायनिक संयंत्र केमिकल प्लांट तक पहुंचने के लिए शहर के बाहरी इलाकों का चक्कर लगाने लगे। ट्रेन में राज और रजिता भारी हथियारों के साथ पीछे रह गए, जिन्हें ट्रेन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। रिया सहित गैर लड़ाकू कर्मचारी भी सवार रहे। मिशन ब्रीफिंग। सुमी, हरू, मैं फिर से दोहराता हूं, तुम्हारा मिशन ध्यान भटकाना है। इमारतों में अब भी डरावनी संस्थाएं छिपी हुई हैं, इसलिए सतर्क रहना। यदि तुम्हारा सामना दुश्मन के काफिले से हो तो तुरंत ट्रेन की ओर पीछे हट जाना। समझ गई, सुमी ने पुष्टि की। पूनम दीदी, सुमी की टीम पर ध्यान केंद्रित करें। यदि वे मुसीबत में पड़ें तो सहायता के लिए तुरंत गोली चलाएं। साथ ही स्टेशन के पास किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखें। समझ गई। राज, रजिता, ट्रेन की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। यदि हम या सुमी की टीम पीछे हटते हैं तो तुम्हें कवर फायर देना होगा। डिब्बा नंबर 2 से रजिता ने ट्रेन के प्रहरी तंत्र की निगरानी की। एक अन्य स्क्रीन पर 1130 फायर कंट्रोल सिस्टम प्रदर्शित हो रहा था, जो स्टैंड बाय पर था लेकिन पूरी तरह से चालू था। चिंता न करें राघव भैया, अगर किसी ने हमारी ट्रेन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मैं और मेरा भाई उनके परखच्चे उड़ा देंगे। अंतिम निर्देश मिलने के बाद राघव ने अपनी मोटरसाइकिल की गति बढ़ाई और कीकी के साथ स्टेशन की सीमा की ओर निकल पड़ा। उनके पीछे चिराग और नीतू अपनी बाइक पर एक बड़ा रसद का बक्सा लेकर चल रहे थे। इंजनों की गड़गड़ाहट से स्टेशन जीवंत हो उठा। उगते सूरज ने बर्बाद शहर की भयानक चुप्पी को तोड़ दिया। रेन टाउन दुश्मन की टोह। एक ऊंची इमारत की बालकनी पर रूपम एक कुर्सी पर आराम से लेटा था और दूरबीन से स्टेशन को देख रहा था। उसके एक हाथ में फलों का डिब्बा था और वह बहुत शांत दिख रहा था। उनके पास बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन उन्होंने नर्क में चलने का फैसला किया। रूपम मुस्कुराया। आर्क भैया बहुत नर्म हैं। अगर हमने इन उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को रक्त भोज में खिलाया होता तो हमें 1-2 महीने की शांति मिल सकती थी। उसके सामने मेज पर 2 वॉकी टॉकी रखे थे। उसने एक उठाया। फैटी, सौरभ, उस ट्रेन की स्थिति क्या है? रेडियो से एक आवाज़ आई। रूपम भैया, हम पूरी रात देख रहे हैं। ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे हैं, लेकिन लोग ज़्यादा नहीं हैं। कुल मिलाकर 50 से अधिक नहीं। कमज़ोर लोगों को छोड़कर शायद 30 ही लड़ सकते हैं। अभी 3 वाहन भारी गोलाबारी के साथ निकले हैं। लगभग 10 से अधिक लोग। उनके नेता 2 सबसे मजबूत मोटरसाइकिल लेकर शहर के उत्तरी रास्ते से चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे रासायनिक संयंत्र की ओर जा रहे हैं। रासायनिक संयंत्र? रूपम ने भौहें सिकोड़ी। उस जगह पर कोई बंदूकें नहीं हैं, फिर भी वे शेर की मांद में जा रहे हैं। वे क्या सोच रहे हैं? रेडियो से दूसरी आवाज़ आई। रूपम भैया, उनकी मुख्य सेना ट्रेन से निकल गई है। बोर्ड पर मारक क्षमता कम होनी चाहिए। साथ ही कल रात की लड़ाई के बाद उन्हें भारी नुकसान हुआ होगा। रूपम ने सिर हिलाया। कुछ घुसपैठिए अंदर गए थे। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ लोगों को खोया होगा। रूपम भैया, क्या हमें हमला करना चाहिए? यह एक सुनहरा अवसर है। रूपम अपनी दूरबीन को समायोजित करते हुए मुस्कुराया। शांत रहो, पहले छिपकर देखो, हम जब चाहें तब हमला कर सकते हैं। अप्रत्याशित रणनीति। भोपाल शहर में छिपे हुए संतरियों ने आने वाले बख्तरबंद काफिले पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उन्हें लगा कि घुसपैठिए बदला लेने आए हैं, लेकिन फिर वाहन शहर के बाहर अचानक रुक गए और 10 से अधिक लड़ाके नीचे उतरे और पास की इमारतों की तलाशी लेने लगे। गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में एक इमारत आग की लपटों में घिर गई। दूरबीन के माध्यम से रूपम के चेहरे पर भ्रम के भाव आ गए। यह क्या बकवास है? क्या वे हमें एक एक करके इमारतों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या वे बदला लेने के लिए घुसपैठियों का शिकार कर रहे हैं? रेडियो पर आवाज़ गूंजी। ये लोग मूर्ख हैं। रूपम हंसा। मुझे लगा था कि वे असली लड़ाई के लिए आ रहे हैं। वे इमारतें राक्षसों से भरी हुई हैं, वे सचमुच मरने के लिए जा रहे हैं। रूपम ने मान लिया था कि घुसपैठिए लड़ाई के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली रात उसके समूह पर हमला किया था। इसके बजाय उन्होंने घुसपैठियों पर पूर्ण हमला कर दिया था। किस लिए? संसाधनों के लिए। शहर पहले ही साफ किया जा चुका था। किसी को खोजने के लिए। घर घर जाकर खोजना आत्महत्या थी। घुसपैठिए अनंत थे।
इसका कोई मतलब नहीं था। रूपम की आंखें संकुचित हो गईं। अपना वॉकी टॉकी पकड़कर उसने आदेश दिया, टीम 1 और 2 पूर्व और पश्चिम से अंदर बढ़ो। सौरभ, टीम 3 लो और पीछे से घेरो, रेल की पटरियों को उड़ा दो। फैटी, उन्हें लालच दो, उन पर कुछ हड्डी वाले कीड़े, बोन वॉर्म्स फेंको। खुद को उजागर न करें। उस ट्रेन का कवच बहुत मजबूत है। ठीक है, और अगर रात हो गई और वे अभी भी टिके रहे तो? रूपम रासायनिक संयंत्र की ओर मुड़ा। तब हम आर्क भैया का इंतजार करेंगे। एक बार उनका नेता मर जाए और पटरी नष्ट हो जाए तो वे फंस जाएंगे। तब हम उन्हें चुनने देंगे, एक त्वरित मृत्यु या एक धीमी मौत। दर्जनों वाहन और 40 से अधिक लोग स्टेशन की ओर चुपचाप बढ़ने लगे। एक खोजी दल पटरियों की ओर विस्फोटक लेकर मोटरसाइकिलों पर निकल पड़ा। रासायनिक संयंत्र घात। राघव अपनी मोटरसाइकिल पर रासायनिक संयंत्र की ओर तेजी से बढ़ा। सुबह का कोहरा भोपाल शहर पर छाया हुआ था, जिससे वहां एक डरावनी शांति थी। धुंध के बीच ऊंचे कूलंग टावर दिखाई देने लगे। राघव का चेहरा कठोर हो गया। उसका संचारक बज उठा, राघव, तुम सही थे। स्टेशन के पास हलचल देखी गई है। पूनम की आवाज में तनाव था। अपनी स्थिति बनाए रखें। जब तक मैं आदेश न दूं तब तक हमला न करें। अपनी स्नाइपर पोस्ट से पूनम पेड़ों के बीच से छिपकर आ रहे काफिले को देख रही थी। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसे दुनिया धीमी हो गई हो। वह वाहनों के अंदर बैठे पुरुषों के होंठ तक पड़ सकती थी। जैसे जैसे उसके दिल की धड़कन स्थिर हुई, उसका डर और झिझक गायब हो गई। उसे यह एहसास पसंद आया, शांत और नियंत्रण में। रासायनिक संयंत्र में आमना सामना। जैसे ही राघव और कीकी संयंत्र के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर कई भारी वाहन पहले से ही खड़े थे। एक दर्जन से अधिक सशस्त्र लोग पहरा दे रहे थे। केंद्र में आर्ब एक्सोस्केलेटन कवच में एक काली राइफल पकड़े हुए था। उसके पास डिम्पल खड़ी थी, जिसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। वे उनका इंतजार कर रहे थे। राघव की आंखें ठंडी हो गईं। जैसा सोचा था, क्लाउनफिश का एक झुंड। की मोटरसाइकिल से उतरी और अपना हाथ उठाया। धमाका! एक शॉकवेव ने धुंध को तितर बितर कर दिया, जिससे मैदान साफ दिखाई देने लगा। तुरंत गार्डों ने अपनी राइफलें तान लीं, लेकिन आर्ब ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने राघव से नजरें मिलाईं। तुम चले गए थे, वापस क्यों आए? अगली कड़ी के लिए संकेत। आर्ब और राघव के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन क्या रासायनिक संयंत्र के भीतर छिपा कोई पुराना राज इन दोनों कट्टर दुश्मनों को हाथ मिलाने पर मजबूर कर देगा, या फिर भोपाल शहर की गलियां आज खून से लाल हो जाएंगी? अध्याय 198, सूचना विष, इन्फॉर्मेशन टॉक्सिन। शू! अभी समूह सदमे से उबर ही रहा था कि धमाका! एक अदृश्य शक्ति ने अचानक उनके हाथों से बंदूकें छीन ली और उन्हें हवा में उछाल दिया। और फिर क्लिक क्लिक क्लिक, हवा में घूमते हुए उन हथियारों की नाल अपने ही मालिकों की ओर मुड़ गई। राघव तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। बिना किसी देरी के उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और आगे बढ़कर हाथ के एक इशारे से बूम! उसके सामने एक विशाल बुलेट प्रूफ बुर्ज प्रकट हुआ, और उसके तुरंत बाद एक रोर के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन भारी आवाज के साथ जमीन पर उतरी। राघव ने गन की गर्म सतह पर हाथ फेरा और बर्फीली नजरों से समूह की ओर देखा। तुमने सिर्फ मेरा इंतजार करने के लिए अंधेरी रात का जोखिम उठाया। उसने बुर्ज के बख्तरबंद कवच को थपथपाते हुए उपहासपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? सशस्त्र पुरुषों के चेहरे डर से विकृत हो गए। उन्होंने कभी किसी को पतली हवा से भारी गैटलिंग गन और धातु का बुर्ज प्रकट करते नहीं देखा था। इन गद्दारों से बात करने का क्या फायदा? की आसमान से नीचे उतरी, उसकी चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। मानसिक ऊर्जा पर उसकी पकड़ नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। साधारण हथियारों के विरुद्ध उसकी शक्ति ने उन्हें पूरी तरह बेकार कर दिया था। एक ही पल में शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। डिम्पल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों से बंदूक पहले ही छीनी जा चुकी थी। इस बीच आर्ब गंभीर मौन में खड़ा था। एक उच्च स्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता से यही उम्मीद थी। वह बुदबुदाया, मैंने तुम्हारी चालें पहले देखी हैं, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। उसने राघव की आंखों में झांका। तुम एक बार भाग गए थे और अब वापस आ गए हो। इसका मतलब है तुमने डार्क नाइट कस, अंधेरी रात का अभिशाप की सच्चाई का पता लगा लिया है ना? वह धीरे से हंसा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें लग रहा होगा कि पलड़ा तुम्हारा भारी है, लेकिन उस चीज को गुस्सा दिलाओ और तुम्हारे काफिले का एक भी व्यक्ति भोपाल शहर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। राघव का दिल बैठ गया। तो आर्ब वास्तव में उस निशान के बारे में जानता है? अभिशाप? की भौहें सिकुड़ गईं। तो तुम्हें सब पता था?
और लोगों को चेतावनी देने के बजाय तुमने उन्हें यहाँ मरने के लिए फंसाया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, उसके चारों ओर मानसिक ऊर्जा कड़कड़ाने लगी। तुम नीच। बूम! तभी जमीन में एक कंपन महसूस हुआ। आर्ब के पीछे रासायनिक संयंत्र से एक अजीब फुफकार सुनाई दी। और फिर शू! अभिकर्मक कक्ष नंबर 1 से नारंगी धुएं की एक लहर निकली और पूरे संयंत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह क्या बकवास है? आर्ब के आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि डिम्पल भी लड़खड़ाकर फर्श पर ढेर हो गई। राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब तक उसने आर्ब के चेहरे के भावों को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुएं ने उन सबको अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही वह धुआं राघव से टकराया, उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां जवाब दे रही हैं। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। हवा में तैरते हथियार जमीन पर गिर पड़े। की राघव के ऊपर गिर गई। उसका चेहरा पीला था। राघव, मेरी शक्तियां, वे चली गई हैं। राघव ने दांत पीसे। उसका तंत्रिका तंत्र बंद हो रहा था। पूरे संयंत्र में केवल एक व्यक्ति खड़ा था, आर्ब। आर्ब के गले से एक आवाज़ निकली। उसने अपने एक्सोस्केलेटन सूट से एक छोटा इंजेक्टर निकाला और उसे सीधे अपनी गर्दन में घोंप दिया। शू! उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ी। उसकी त्वचा लाल हो गई और उसकी आंखों में एक नई स्पष्टता आ गई। राघव अविश्वास से उसे देख रहा था। क्या आर्ब भी एक क्षमता उपयोग करता था? लेकिन अगर ऐसा था तो उसके अपने आदमी क्यों गिर गए? आर्ब ने दर्द के बीच कहा, मुझे पता है तुम्हारी शक्तियां शक्तिशाली हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम अभी नहीं मरोगे। उस लालटेन फूल का केंद्र घातक हमले पर एक डार्क एंटिटी न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है। ये तंत्रिका तंत्र को पनगु बना देता है और क्षमताओं को दबा देता है। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। तुम्हें संभालने के लिए ये काफ़ी है। राघव का दिमाग दौड़ रहा था। ये बुरा था। आर्ब ने पहले ही जाल बिछा रखा था। राघव की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए निकली, तुम्हें सच में लगता है कि हम यहाँ अकेले आए हैं? आर्ब ने अपनी राइफल उठाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भाग नहीं सकते। भोपाल शहर में 257 लोग रहते हैं। मेरे काफिले के 66 लोग और हरिपुर के 191 उत्तरजीवी। वे बस जीना चाहते हैं। मुझे बताओ, उन्होंने क्या अपराध किया है? राघव ठंडी हंसी हंसा। तो जिन सैकड़ों लोगों को तुमने उस राक्षस को खिलाया, वे क्या थे? स्वीकार्य बलिदान। आर्ब का चेहरा काला पड़ गया। बहुत बातें हो गईं। उसने अपनी लंबी राइफल राघव पर तान दी। तुम्हारे ऊपर निशान है, तुम नहीं बच सकते। शू! वह लंबी राइफल एक काले भाले की तरह भयानक गति से आगे बढ़ी। राघव की आगे लपकी। उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका दिल डूब गया। वह राइफल उनकी ओर बढ़ रही थी और फिर क्लैंग! एक यांत्रिक हाथ ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया। राघव मजबूती से खड़ा था। उसका HG-55 मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म फैला हुआ था, जिसने हथियार को कसकर पकड़ रखा था। क्या? आर्ब की आंखें फटी की फटी रह गई। रैट-टैट-टैट! बाहर गोलीबारी शुरू हो गई। एक परछाई अंदर आई, जिसके हाथ में चमकती हुई इलेक्ट्रिक तलवार थी। आर्ब के आदमी मक्खियों की तरह गिरने लगे। तभी हवा में एक चाकू लहराया। इससे पहले कि आर्ब कुछ समझ पाता, क्षल्क! वह चाकू सीधे उसके सीने के पार हो गया। अगली कड़ी के लिए संकेत। आर्ब के सीने में धंसा वह चाकू किसका है? क्या भोपाल के उत्तरजीवियों का रक्षक अंततः खुद एक शिकार बन जाएगा, या फिर वह महाराक्षस अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और भयानक खेल खेलने वाला है?